आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के एक कमाल के सफर पर निकलने वाले हैं। हमारा लक्ष्य इन सोर्सेस को डिकोड करना है और ये देखना है कि कैसे शुरुआती बस्तियों ने एक बहुत ही अखंड और विशाल साम्राज्य का रूप ले लिया। तो चलिए, बिना वक्त गवाए सीधे इस टॉपिक में गोता लगाते हैं। कभी सोचा है आपने, कोई भी सभ्यता सिर्फ कुछ कबीलों या छोटी छोटी बस्तियों से शुरू होकर अचानक एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य में कैसे बदल जाती है? जाहिर है, ये रातों रात तो होता नहीं है। इस पूरे कालानुक्रमिक सफर यानी एक के बाद एक होने वाले बदलावों को समझना ही इस टॉपिक पर मास्टर बनने की असली चाबी है। हम देखेंगे कि कैसे छोटे छोटे ऐतिहासिक बदलाव एक बहुत बड़े डोमिनो इफेक्ट को जन्म देते हैं। तो आज के हमारे इस रोड मैप के मुख्य बिंदु बिल्कुल स्पष्ट हैं। पहला, वैदिक काल। दूसरा, 16 महाजनपद। तीसरा, धार्मिक आंदोलन। और चौथा, मगध का उत्कर्ष। अब प्राचीन भारत पर फोकस करने से पहले थोड़ा जूम आउट करके दुनिया पर नजर डालते हैं। सोचिए, जब सुमेरियन सभ्यता के पहले शहर लगभग खत्म हो रहे थे और यूरोप अपने 1000 साल के जटिल दौर में प्रवेश कर रहा था, ठीक उसी वक्त प्राचीन भारत अपनी एक बिल्कुल अनोखी राजनीतिक और सांस्कृतिक नींव रख रहा था। ये अपने आप में कितना अद्भुत है ना? चलिए, सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, वैदिक काल, जहां इस पूरे इतिहास की नींव रखी गई। हमारा ये ऐतिहासिक सफर शुरू होता है 1500 ईसा पूर्व यानी वैदिक काल से। ये वो वक्त था जब लोग छोटे छोटे कबीलों में रहा करते थे, जिन्हें जन कहा जाता था। उस समय समाज का ढांचा तो आकार ले रहा था, लेकिन अभी तक कोई फिक्स्ड या परमानेंट राजनीतिक बाउंड्री नहीं थी। लोगों की जिंदगी ज्यादातर पशुपालन और शुरुआती दौर की खेती पर ही टिकी हुई थी। लेकिन ये कबीलाई बस्तियां हमेशा ऐसी नहीं रहीं। वैदिक काल से महाजनपदों के संगठित और विशाल राज्यों तक का ये बदलाव सच में बहुत बड़ा शिफ्ट था। एक बिखरा हुआ घुमंतू समाज अब एक पक्की सीमा वाले राज्य में तब्दील हो रहा था। और ये मुमकिन कैसे हुआ? मुख्य रूप से खेती के तेजी से विस्तार और लोहे की खोज से। लोहे ने मानो सब कुछ बदल दिया और कबीले स्थायी रूप से एक जगह बसने लगे। अब आते हैं भाग 2 पर, 16 महाजनपद। यही वो दौर है जहां शक्ति असल में एक जगह केंद्रित होने लगी थी। और इस पूरे दौर में एक नंबर जो बार बार उभर कर सामने आता है, वो है 16। प्राचीन इतिहास पढ़ते समय ये 16 नंबर आपको हर जगह मिलेगा। लेकिन आखिर ये 16 सत्ताएं थीं क्या और इनकी इतनी अहमियत क्यों है? चलिए, इसे थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। देखिए, महाजनपद का अगर सीधा सा मतलब निकालें तो वो है एक विशाल और ताकतवर राज्य। जब जन एक जगह पक्के तौर पर बस गए तो उस जगह को कहा गया जनपद। और फिर जब ये जनपद शक्तिशाली होकर अपने आसपास के इलाकों को अपने में मिलाने लगे, तब जाकर बने ये महाजनपद। इतिहास की समझ के लिए ये एक बहुत ही बेसिक और जरूरी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहीं से भारत का राजनीतिक मैप पहली बार एक स्पष्ट आकार ले रहा था। अगर आप यूपीएससी या किसी स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इन 16 महाजनपदों की समझ आपके लिए एक एब्सोल्यूट गोल्ड माइन है। अंग, मगध, कोसल और अवंती के बीच खुद को सबसे ऊपर रखने की एक जोरदार रेस लग चुकी थी। इन्हीं शक्तिशाली राज्यों ने आगे चलकर होने वाले बहुत बड़े राजनीतिक बदलावों के लिए एक मजबूत स्टेज तैयार किया। अब बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, धार्मिक आंदोलन और बौद्ध धर्म। क्योंकि जब सत्ता बदलती है तो विचार भी बदलते हैं। 600 ईसा पूर्व के महाजनपदों के तुरंत बाद 500 ईसा पूर्व आते आते सोच और विचारों की दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति आ रही थी। राजनीतिक सीमाएं तो बदल ही रही थीं, लेकिन साथ ही साथ पुरानी मान्यताओं पर भी तीखे सवाल उठने लगे थे और नए दार्शनिक विचार जन्म ले रहे थे। और इसी वैचारिक उथल-पुथल के बीच बौद्ध धर्म तेजी से उभरकर सामने आया। इस मूवमेंट ने उस वक्त के कठोर कर्मकांडों को सीधा चैलेंज किया और बराबरी का एक ऐसा मैसेज फैलाया जिसने पूरे प्राचीन भारतीय समाज को अपनी तरफ खींच लिया। परीक्षाओं के नजरिए से इसका सबसे बड़ा टेकअवे यह है कि यह सिर्फ एक धार्मिक बदलाव नहीं था, बल्कि एक गहरा सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन था जिसने उस समय के कल्चर को पूरी तरह से रीडिफाइन कर दिया। और अब हम आते हैं अपने आखिरी भाग पर, मगध का उत्कर्ष। आइए देखते हैं कि आखिर में विजेता कौन बना। 400 ईसा पूर्व तक पहुंचते पहुंचते इन सभी ऐतिहासिक घटनाओं का क्लाइमैक्स एक ही जगह आके रुकता है, और वो है मगध। इतने सालों का सफर, कबीलों से महाजनपद बनने तक का विकास और वो सारी वैचारिक क्रांतियां, ये सब अंततः मगध के एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में सामने आई। तो मगध ने आखिर बाकियों को कैसे पछाड़ा? इसके 3 मेन स्टेप्स हैं। पहला, इन्हें अपनी लोकेशन का जबरदस्त फायदा मिला
और लोहे की खदानों ने इनकी ताकत इतनी बढ़ाई कि बाकी 15 महाजनपद इनके सामने टेक ही नहीं पाए। दूसरा, स्मार्ट वैवाहिक संधियों और युद्धों के जरिए इन्होंने अपनी क्षेत्रीय सत्ता को बेतहाशा बढ़ाया। और तीसरा, जब इनकी नींव एकदम रॉक सॉलिड हो गई, तब इसी ताकत के बल पर इन्होंने फारसी और ग्रीक आक्रमणों को भी मुंह तोड़ जवाब दिया। मगध अब सच में पूरे उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा शक्ति केंद्र बन चुका था। इस पूरे विश्लेषण को यहाँ खत्म करते वक्त मैं चाहता हूँ कि हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर विचार करें। जिन जमीनों को मगध ने इतनी जोरदार रणनीति और ताकत से सबसे पहले एकजुट किया था, सदियों बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी एक बाहरी व्यापारिक शक्ति ने आकर उन्हीं जमीनों पर अपना कब्जा कैसे जमा लिया। एक ऐसी जमीन जो कभी एक अभेद्य साम्राज्य थी, वो विदेशी ताकतों के सामने कैसे झुक गई। सच में ये अपने आप में एक अलग और बहुत ही रोमांचक कहानी है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।